दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2022-23 का अध्याय 10 गणित। जी हाँ, अध्याय 10 वृत्त सर्कल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने के पहले आप देख लें कि वृत्त होते क्या है और वृत्त से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी शब्द हैं, उनको आप यहाँ पर समझ लें, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखो, किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर खींची गई आकृति, किसी निश्चित बिंदु से तल पर खींची गई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। ये जो मध्य बिंदु दिख रहा है दोस्तों, यहां से इस पूरे बाहरी रास्ते की जो लंबाई है वो बराबर है, तो ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। और ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है, ये जो बाहरी रास्ता दिख रहा है, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। हम आपको बता दें, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा आयत, आपने पढ़ा होगा वर्ग, तो उसमें एक शब्द सुना है आपने, परिमाप, है ना? क्या होता है? परिमाप। तो ये परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मतलब इस भुजा, इसका और इसका, इस चारों भुजाओं का योग। तो किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं, यदि आप उन सभी को जोड़ते हैं तो उन सभी का योग कहलाता है परिमाप। ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, षटभुजाकार हो, अष्टभुजाकार हो, या कोई भी आकृति हो, घनाभ हो, घन हो, उन सभी भुजाओं का जो योग होगा वो परिमाप कहलाता है। इसी तरीके से ये जो वृत्त दिख रहा है, इसका जो बाहरी लंबाई है, मान लो ये वृत्त है, अगर आप इसको यहां से खोल दें, ठीक है, यहां से खोल दें तो वे कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या कहला गई? परिधि है। एक प्रकार का परिमाप ही है ये, लेकिन हम उसको वृत्त की लैंग्वेज में या वृत्त वाले चैप्टर में उसको परिधि पढ़ते हैं। अब बात आती है कि वृत्त की परिधि पर यदि दो बिंदु ए और बी कहीं पर भी हो, दो बिंदु, ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो चाप कहलाती है। क्या कहलाती है? चाप। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो बिंदु है कहीं पर भी हो सकते हैं। ये आपका मान लो वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। तो परिधि पर इन दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कहला जाएगी चाप। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये इस तरीके से परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। तो देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, मान लो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाएगी, देखिए है एक प्रकार का जीवा ही है। क्या है? जीवा। क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा कहलाती है। लेकिन यदि वही जीवा केंद्र से होकर जाए, कहां से होकर जाए दोस्तों? केंद्र से होकर जाए, तो वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। तथा केंद्र से, ये देखिए, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये कहलाती है आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये जो त्रिज्या होती है ये होती है व्यास की आधी। देखो, व्यास केंद्र से दो तरफ दूरी पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, क्योंकि ये एक से दूसरे बिंदु को मिला रहा है लेकिन केंद्र से जा रहा है, तो ये कहलाती है व्यास। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो सूत्र भी होता है, डायमीटर व्यास बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दो गुना। यदि आपको त्रिज्या दी है, जैसे आपको त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर तो व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसके अनुसार कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। ठीक है, इन वर्णों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये सब चीजें यूज होनी है। तो और बात करते हैं आगे हम। ये तो हो गया त्रिज्या और व्यास। यदि आपको व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। कैसी होती है? आधी। यदि व्यास दिया है और त्रिज्या निकालना है तो वो व्यास की आधी होती है। तो जीवा हो गया और व्यास हो गई और त्रिज्या हो गई। चलो ठीक है, और देखते हैं वृत्त के दो केंद्र। कितने? दो केंद्र। वृत्त के दो केंद्र और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल, एक चाप के बीच का क्षेत्रफल, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। वृत्त की दो त्रिज्या, देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड दो होते हैं, मतलब ये देखो, ये वाला जो चाप है ये लघु चाप कहलाया, और यहां से यहां तक भी काउंट करें तो ये भी चाप कहलाएगा। ये वाला बाहरी वाला जो दिख रहा है इसको छोड़कर ये भी चाप कहलाएगा। तो
लघु चाप को छोड़कर ये जो बाकी बचता है ये दीर्घ चाप कहलाता है। तो 2 त्रिज्या और 1 चाप ये भी है, तो ये कहला जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहला जाएगा दोस्तों? दीर्घ त्रिज्याखंड। हाँ, एक लाइन और ध्यान दीजिएगा कि ऐसी लाइन जो वृत्त को केवल टच करके जाए, जो वृत्त को स्पर्श करके जाए और छू कर जाए, केवल प्रतिच्छेद ना करे, काटे भी ना कहीं पर, सिर्फ छू कर जाए, तो वो कहलाती है उसकी स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है दोस्तों? स्पर्श रेखा। वो कहलाती है उसकी स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करके जाती है वो कहलाती है स्पर्श रेखा। लेकिन यदि कोई वृत्त है और एक रेखा इस तरीके से जाए जो उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखो ये काट रही है, इस ए बिंदु पर काट रही है और ये मान लो बी बिंदु पर काट रही है, तो ये कहलाएगी प्रतिच्छेद रेखा। लेकिन यदि वो सिर्फ टच करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, तो वो कहलाती है उसकी स्पर्श रेखा। अब इतने वर्ड आपने देख लिए हैं, अब अपन देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। दोस्तों लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको ये जो है प्रूव करना है ना, कि जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट इसका, हमेशा कभी भी किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 3 या 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पहला है ज्ञात है। ज्ञात है मतलब दिया है, आप लिख सकते हैं ज्ञात है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ओ केंद्र का एक वृत्त है और इससे कोई स्पर्श रेखा ए बी जा रही है। ठीक है, मान लो ए बी जो है जा रही है, ए बी जा रही है। क्या कह रहा है प्रश्न को, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ये वाली, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहां पर कोई बिंदु P मान लिया और इनको पन्ने से मिला दिया। ठीक, आपको यह प्रूव करना है कि ये जो OP है वो AB पर लंब है। क्या है? OP जो है AB पर लंब है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, देखो, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त के एक बिंदु P से होकर एक स्पर्श रेखा AB गुजरती है। ये अपन को दिया है प्रश्न में। अपन ने माना कि O वृत्त का केंद्र है और इस परिधि पर एक बिंदु P है जहां से कि एक स्पर्श रेखा AB गुजरती है। ये चीजें दोस्तों अपने मन से जो है हमें करना है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट होता है इसका सिद्ध करना है। मतलब हम सिद्ध क्या करना है, कभी भी कोई भी प्रमेय हो तो आपको इन पॉइंटों को लेना है। तो सिद्ध करना है कि ये जो OP है वो लंब है किस पर? AB पर। अब तीसरा पद है कि हमें उसको प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा कौन सा पद चाहिए है, तो रचना। तो रचना है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ने यहां पर Q ले लिया, तो हम लिख सकते हैं कि AB रेखाखंड पर एक अतिरिक्त बिंदु Q लेते हैं और O से Q को मिलाते हैं। ठीक है, ये जो है अतिरिक्त काम है। रचना में हमें अपने प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम, अतिरिक्त काम करना पड़ता है वो रचना में लिखना है। तो ये जो है AB रेखाखंड पर, मतलब AB जो हमारी स्पर्श रेखा है उस पर हमने एक एक्स्ट्रा बिंदु लिया Q, जो कहां पर है? रेखाखंड AB पर, और O से Q को मिला दिया। ये हमारा अतिरिक्त काम था जो हमने किया। अब लास्ट पॉइंट आता है उपपत्ति। क्या आती है? उपपत्ति, जो हमें प्रूव करना है। ये है उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखते हैं हम,
उपपत्ति में देखते हैं दोस्तों कि ये जो ओपी है, ओ क्यू है, ये जो ओ क्यू है, देखिए ओ क्यू वृत्त के केंद्र से ओपी की तुलना में, किसके, ओपी की तुलना में अधिक दूरी पर है। अब कैसे है ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये एक वृत्त है, ठीक है, इससे केंद्र से परिधि तक की कोई भी दूरी यदि आप मापते हो तो ये बराबर होगी, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या होती है और त्रिज्या सभी के लिए बराबर होती है। तो यहां से मान लो एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये जो सीधी लाइन है बिल्कुल इसकी, जो किस पर बिल्कुल रखा है, ये वाला पॉइंट जो है किस पर है, परिधि पर। तो ये तो न्यूनतम दूरी हो गई जो उसकी फिक्स है त्रिज्या के बराबर। लेकिन आती आप कोई बिंदु यहां भी लेते हैं, ये जो इस तरीके से लेते हैं जो वृत्त के बाहर पहुंच गए, तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या से बड़ा। भाई यदि आप किसी बिंदु को वृत्त के परिधि के बाहर ले जाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि आप उसको बाहर ले जाते हैं परिधि के, तो वो क्या हो जाएगा, उस त्रिज्या के मान से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो क्यू बिंदु है वो कहां पर है, वृत्त की त्रिज्या से बड़ा है, मतलब ओपी की दूरी जो है ओ क्यू की दूरी से कम है। भाई जो P है वो वृत्त की परिधि पर स्थित है, मतलब उसके मान जो होगा त्रिज्या के मान के बराबर होगा। लेकिन ओ क्यू जो है वो वृत्त के बाहर हो गया, और वृत्त के बाहर हो गया मतलब त्रिज्या के मान से बड़ा हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज अ ग्रेटर देन ओपी। ओ क्यू इज अ ग्रेटर देन ओपी, मतलब ओ क्यू का मान ओपी से बड़ा है। और यह हर मान के लिए, मतलब से ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए, किसके, प्रत्येक ए बी पर आप इस पी को छोड़कर कहीं पर भी यदि यहां 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 या कहीं पर भी बिंदु लेंगे तो ओ से उस बिंदु की दूरी जो है अधिकतम होगी। तो ओ ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए, ओ ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए ओ से दूरी अधिकतम होगी। कैसी होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। भाई आप इस ए बी रेखाखंड में कहीं पर भी एक अतिरिक्त बिंदु लेते हैं, इस पी की, पी जो है परिधि पर है तो वो तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। जैसे ही वो वृत्त के बाहर निकला, मान लो हम यहाँ बिल्कुल पास में भी लेते हैं, तो वो उस त्रिज्या के मान से बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए ओ क्यू का मान, या फिर उस प्रत्येक जो भी बिंदु आप लेंगे उसका मान जो होगा ओपी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा। इसलिए ओपी एक्स वाई पर, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपी जो है, ओपी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। किस पर, ए बी पर। और यही हमें सिद्ध करना था क्योंकि वो उसकी न्यूनतम दूरी है। दोस्तों प्रश्न दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब से जिस बिंदु पर टच करती है वहां से दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। पहला शब्द आता है सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या है वो देख लें। एक ऐसे वृत्त, जैसे कि इसका केंद्र O है, ठीक है, एक ही केंद्र को लेकर बहुत सारे वृत्त खींचे जाए, जैसे कि इसी केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, और इसी केंद्र पर अपन 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, लेकिन इन सभी के केंद्र जो है वो एक ही है, ओ ही है। ऐसे नहीं कि एक केंद्र यहाँ है, एक केंद्र यहाँ है, एक केंद्र यहाँ है, ये सकेंद्री नहीं होगा। सकेंद्री मतलब होता है कि एक ही केंद्र को लेकर हम बहुत सारे वृत्त खींचे तो वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दो सकेंद्रीय वृत्त है। तो सबसे पहले तो ज्ञात है, लिखते हैं हम, है ना। तो जैसे कि पहला हो गया, एक वृत्त ये हो गया ओ केंद्र पर, और एक हो गया ये, बड़े वाले को नाम दे दिया C1 और इसको नाम दे दिया C2। और C1 की जीवा जो है, जो यहां से टच होके जाए, C1 की जो जीवा है, ए बी मान लिया, जीवा भी हमने बताया था क्या होती है। तो C1 की जो जीवा है जो बिंदु ए से बी तक जा रही है, तो वो सिर्फ टच करके जा रही है C2 को। देखो C2 को बिंदु P पर टच करके जा रही है, इसको बिंदु P दे दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, किसी बिंदु P पर टच करके जा रही है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AP है और जो BP है वो बराबर है। तो क्या किया है कि O केंद्र पर दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 है, तथा AB
वृत्त C1 की एक जीवा है जो वृत्त C2 के बिंदु P को स्पर्श करती है। ये सब चीजें दोस्तों आपको अपने मन से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बोला कि O केंद्र पर दो सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 है, जहां पर से C1 बड़ा वृत्त दिख रहा है और C2 छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की जीवा AB जो है C1 छोटे वृत्त की जीवा बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना, समद्विभाजित करती है कह रहा है, मतलब जो AP है वो BP के मान के बराबर है। AP जो है वो BP के मान के बराबर है। अब रचना मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, तो O से P को मिला दिया, O से P को मिला दिया। क्लियर है, तो O से P को मिलाया, O से P को मिलाया, O से P को अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया, O से P को मिला दिया। अब देखते हैं उपपत्ति, जो हमारा लास्ट काम है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, यहां पर से O से P को मिला दिया है ना। देखो यहां पर कि AB वृत्त C1 की जीवा है, क्या है, जीवा है, और C2 के लिए तो वो स्पर्श रेखा होगी, टच करके जा रही है, तथा OP त्रिज्या है C2 की। देखिए O से P तक, P कहां पर है, परिधि पर। मान लो ये कोई वृत्त है, यहां पर कोई बिंदु P है, तो केंद्र से इसको मिलाएंगे भी, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो O से P तक को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, आपकी त्रिज्या। देखो दोस्तों OP जो होगी वो त्रिज्या होगी। अब हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो OP है वो लंब है किस पर, AB पर। OP क्या है, लंब है AP पर। ये जो OP दिख रहा है वो लंब किस पर है, AB है। तो यहां पर आपको बता दें कि यदि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर, ये देखिए, ठीक है, ये केंद्र और एक जीवा है। यदि यहां से किसी पर भी जीवा पर आप लंब डालते हैं तो वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक कक्षा 9वीं का एक प्रमेय है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा जाके, कि जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है, अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो OP किसको समद्विभाजित करेगी, AB को। तो यहां चाहे लिख सकते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, बांटता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः हम लिख सकते हैं जब ये लंब डाला गया तो ये जो P बिंदु है, OP जो लंब है, वो इस पूरी जीवा को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सी, AP और BP, AP और BP, और यही आपको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ। प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये पूरे 10वीं चैप्टर के। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक चीज और बताते हैं, अभी जितने भी यहाँ पर से शब्द यूज हो रहे हैं पूरे के पूरे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो कृपया कर स्टार्टिंग के जो 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो है उसको जरूर देखें, स्किप एक भी ना करें। पूरे के पूरे जितने भी वृत्त में शब्द यूज होने हैं वो सभी हैं। तो एक शब्द और है यहाँ पर, समांतर। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको आगे तक कितना भी बढ़ाएं, जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, इनको अनंत तक कितना भी यदि आप बढ़ाओगे तो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो वो कहलाती है समांतर या पैरेलल लाइंस। ठीक, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। तो ये हमारा एक मान लीजिए कि वृत्त है, और ये हो गया अपना व्यास। व्यास बताया था क्या होता है कि सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, जैसे कि ये हो गया A, ये हो गया B, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वो व्यास हो गई, तो ये हो गई व्यास। ठीक है, AB जो है व्यास है और O हमारे वृत्त का केंद्र। तो देखते हैं
ज्ञात है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का व्यास है। AB जो है वृत्त का व्यास है। अब बोला कि दो रेखाएं समांतर है, क्या प्रूव करना? सिरों पर खींची गई, व्यास के सिरों पर, जैसे कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा, इसको नाम दे दिया PQ, इसको नाम दे दिया RS। तो दो रेखाएं का व्यास है, तो व्यास के एक सिरे A से एक स्पर्श रेखा PQ, भाई व्यास के एक सिरे A से एक स्पर्श रेखा PQ तथा B से RS जाती है। ये सब चीजें हमें अपने चित्र बनाना है और अपने मन से लिख देना है दोस्तों, याद बिल्कुल नहीं करना। O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त का व्यास है तथा व्यास के एक सिरे A से एक स्पर्श रेखा PQ तथा दूसरे सिरे B से एक स्पर्श रेखा RS जाती है या गुजरती है। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है, क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो PQ है वो समांतर है किसके? RS के। ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, अभी बताया समांतर क्या होता है कि इन दोनों को अनंत तक कितना भी बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब ये तो हो गया अवरचना। अब रचना में तो है नहीं कुछ, ठीक है, चाहो तो यहां लिख दो कि OA लंब है PQ पर, देख रहे हैं ये OA किस पर लंब है? PQ पर, तथा OB लंब है RS पर। किस पर लंब है? RS पर। अब आते हैं उपपत्ति, हमें तो सिद्ध करना है दोस्तों, है ना, और प्रॉपर्टी यूज करके आपको सिद्ध करना है। तो देखो हम यहां पर लिख दें कि OA लंब है PQ पर और OB जो लंब है वो है RS पर। ठीक, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, जैसे कि ये रेखा खींच रहे परिधि पर, कहीं पर भी यदि आप रेखा खींचे तो ये जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने का? 90 अंश का, मतलब वो लंबवत ही होता है। तो केंद्र से परिधि तक जो लाइन खींची जाएगी तो वो उस परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। कितने का? 90 अंश का। तो ये जो कोण होंगे वो कितने के होंगे दोस्तों? 90 अंश के होंगे। कितने के होंगे? 90 अंश के होंगे। ठीक है ना। तो OP मतलब से ये OA जब हम लंब है लिखेंगे PQ पर, किस पर? PQ पर, तो हम बता सकते हैं कि कोण OAQ बराबर 90। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। ये 90 है, ये भी 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब OB लंब है किस पर? RS पर, तो भी हम लिख सकते हैं कि कोण OBR भी कितने का है? 90 का। क्लियर है। तो ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करती हैं कि जब ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करते कि ये दोनों रेखाएं जो है समांतर होंगी, अतः PQ समांतर RS। अब ये देखिए, ये जो बराबर दिए हैं तो ये दोनों भी बराबर हम लिख सकते हैं ना, OAQ बराबर OBR, मतलब इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है। इसको हमको क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। कक्षा 9वीं में आप पढ़कर आए होंगे, फिर भी हम आपको यहाँ देख लीजिए आप, यदि कोई दो रेखाएं इस तरीके से हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक प्रतिच्छेद रेखा खींची जाए तो चार कोण बनते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार यहाँ टोटल 8। तो एकांतर अंतः कोण इनके बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण मतलब से एक ये कोण इसके कोण के और ये कोण इसके कोण के। एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसकी एक पूरी वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। कक्षा 9वीं जो है उसमें आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। तो यदि एकांतर अंतः कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा जो है कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो भाई ये कोण और ये कोण बराबर है, जो कि एकांतर अंतः कोण की प्रॉपर्टी लग रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो RS के समांतर है। सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं जिनके केंद्र एक ही है। सकेंद्रीय भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये कोई छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और एक ये बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। इसकी 3 सेंटीमीटर, केंद्र हो गया O। क्या हो गया? O। तो हल करते हैं। O वृत्त
का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं। तो यहां पर देखिए ये हो गई इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये छोटे वृत्त की। अब क्या रहा है दोस्तों कि इस बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या कर रहा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा पर ने मान ली ए बी और ये छोटे वृत्त को बिंदु पी पर टच कर रही है, बिंदु पी पर टच कर रही है। कहां पर? बिंदु पी पर टच कर रही है। क्लियर है ना? बिंदु पी पर टच कर रही है। तो लिखा है ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं। तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा हो गई ए बी जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। निकालना क्या है? स्पर्श करती है तो जीवा की लंबाई, मतलब ये ए बी की लंबाई जो है हमें ज्ञात करनी है। छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया ओपीबी। ओपीबी जो है समकोण त्रिभुज बन गया। यदि आपको ये पता चल जाए कौन बीपी तो आप ये निकाल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो त्रिभुज ओपीबी में पाइथागोरस से, किससे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से ओपीबी में देखिए ये कर्ण का स्क्वायर मतलब से ओबी का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर मतलब से ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से बीपी का स्क्वायर। तो इसका मान हो गया 5 स्क्वायर, इसका है 3 स्क्वायर और इसका है बीपी स्क्वायर। तो ये 5 का 25, 3 का 9, प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का 9 बराबर से बीपी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बराबर से बीपी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस तरफ आया तो ये हो गया √16 इज इक्वल टू बीपी। तो ये किसका वर्गमूल है दोस्तों? 4 का। किसका है? 4 का। तो ये जो भुजा आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये ए बी क्या हो जाएगी? अतः ए बी बराबर से 2 इंटू बीपी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसके पहले वाला प्रमेय अभी अपन ने बताया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग ये है तो ये भाग भी उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 2 गुणित 4, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा आईएमपी हो, कई बार पेपर में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 के वो आईएमपी क्वेश्चन ही कराए हैं जो कि अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में हम आपको क्लियर करा देंगे। तो प्रश्न नंबर 10 है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं या बराबर होती हैं या लंबाई में बराबर होती हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से मान लीजिए कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक। यहां पर एक बिंदु है P। यहां से यदि आप 2 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से खींचे कि ये स्पर्श रेखाएं, ठीक, इसको मान लिया PQ, इसको मान लिया PR, जो इस पर R पर और इस पर Q पर जो है स्पर्श कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया P, खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो एक स्पर्श रेखा ये खींची, एक स्पर्श रेखा ये खींची, तो ये बताना है कि ये दोनों की लंबाई जो है बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ज्ञात है। क्या लिखते हैं? ज्ञात है। तो हमें ज्ञात है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। ये सब अपने मन से लिखना दोस्तों, कुछ नहीं है। O वृत्त का केंद्र है, P बाह्य बिंदु है तथा PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये तो हम लिख ही सकते हैं अपने मन से, 2 स्पर्श रेखाएं। अब सिद्ध करना है,
क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। अब रचना, एक्स्ट्रा काम जो हमें करना है सिद्ध करने के लिए, इस ओ से पी को और इस तरीके से मिला दिया, तो रेखाखंड ओपी ओ क्यू और ओ आर को मिलाया, इनको अपन ने मिला दिया। अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति दिख रहा है कि ओ क्यू जो है लंब है किस पर? पी क्यू पर। भाई ओपी जो लंब है, ये जो ओ क्यू लंब है किस पर? पी क्यू पर। तो एंगल ओ क्यू पी क्या हो जाएगा? ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 अंश। हमने आपको तभी बताया था कि केंद्र से यदि परिधि पर कोई भी रेखा डाली जाए, लंब डाला जाए, तो वो 90 अंश का कोण बनाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया 90 अंश। इसी तरीके से ओ आर लंब किस पर है? पी आर पर। तो ओ आर पी, एंगल ओ आर पी कितने का हो गया? 90 का। इसको दे दिया, एक दो देने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया है कि ओ क्यू और ओ आर त्रिज्याएं हैं, तो बाद में देखते हैं, अपन सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में, देखो दो त्रिभुज देखा है, एक ये है एक ये है, तो नाम दे सकते हैं ओ क्यू पी और ओ आर पी में। ओ क्यू जो है ओ आर के बराबर है, ओपी वाली भुजा इसकी ओ क्यू भुजा इसकी ओ आर की भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। ओपी बराबर ओपी, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी है ना। इस त्रिभुज की भी भुजा ओपी है, इस त्रिभुज की भी, तो उभयनिष्ठ है मतलब बराबर है, कॉमन है। और कॉमन है तो उनका मान कैसा होगा? बराबर। तथा एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी बराबर है। क्यों? क्योंकि समकोण है, 90 अंश का कोण है। कितने का? तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग समता सिद्ध हो गई। त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी में। कौन से नियम से? एस एस ए, दो भुजा और एक कोण से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगिसम सिद्ध हो जाते हैं, या दो त्रिभुज सर्वांगिसम सिद्ध हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसकी सभी प्रॉपर्टी या सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा भी मतलब से पी क्यू जो होगी वो पी आर के बराबर होगी। सी पी सी टी से सर्वांग समता सिद्ध हो गया, तो ये भी सिद्ध हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, सिद्ध हुआ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।